हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोडक्ट द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय दैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर अगर हम बात करें एक और ऐसा कैसा रिएजेंट यूज़ करा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ये दो इतने फेमस रिएजेंट होते हैं, ये आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। इनऑर्गेनिक में जब हम डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ते हैं उसमें भी हम लोग डिस्कस करते हैं डी ब्लॉक के ये स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं। और अगर हम बात करें जब हम रेडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पूरा का पूरा डिटेल देखेंगे कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है इसको किस तरीके से प्रिपेयर करा जाता है, यानी कि इसका प्रिपरेशन क्या होता है, हम इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे और ये किस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को शो करता है, इसकी क्या क्या रिएक्शंस होती है वो हम देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो है और सबसे छोटी जो इंफॉर्मेशन अगर हम लें वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो हमारे पास बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है। फॉर्मूला हमारे पास में K2Cr2O7 होता है। एंड अगर हम इसके अंदर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहें तो हमें पता है कि पोटेशियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है। तो 2 ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे प्लस का 1, फिर हम लोग लिखेंगे प्लस। अब देखो, हमें क्रोमियम का निकालना है तो हम इसको x कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम 2 है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x आ जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है तो हमारे पास में 7 है, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे -2 इज इक्वल टू इस पूरे मॉलिक्यूल पर ओवरऑल चार्ज कितना है 0। सो देखो, यहाँ अपने पास में आएगा +2 प्लस 2x -14 इज इक्वल टू 0। इस -14 को उस साइड भेजेंगे तो अपने पास में क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 14 - 2। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास में 12/2, यानी कि अपने पास में कितना आएगा +6। यानी कि K2Cr2O7 में क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स, वो होता है +6। तो एक तो आपको ये इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसका किस तरीके से प्रिपरेशन करा जाता है। पूरा का पूरा मेथड जो है आपको NCERT में भी मिलेगा। हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरीके से करा जाता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, एक छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो K2Cr2O7 होता है यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने के लिए कौन से ओर का यूज करा जाता है। तो आपको पहले ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ जो ओर यूज होता है, ठीक है, तो हम लिखते हैं, यहाँ हम लोग लिखते हैं क्रोमाइट ओर। क्या यूज करा जाता है? क्रोमाइट ओर। यहाँ हम लोग यूज करते हैं क्रोमाइट ओर, आपको यूज करना होता है। क्रोमाइट ओर की रिएक्शन जगह अगर हम करवाएं, यानी कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास में क्रोमाइट ओर होता है उस क्रोमाइट ओर का हम लोग रोस्टिंग करते हैं। और फिर रोस्टिंग जब करी जाती है, फिर जो हमारे पास में जो ऑक्साइड बनता है क्रोमियम का, उस क्रोमियम के ऑक्साइड का फिर हम लोग किसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करते हैं। और सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन फिर हम लोग किसके साथ में करवाते हैं, H2SO4 के साथ, जिससे हमें मिलता है सोडियम डाइक्रोमेट। और फिर सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन हम करवाते हैं KCl के साथ, सोडियम डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो बहुत ही सिंपल सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसका। आप इसी तरीके से 2-3 बार अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो आप बहुत सिंपल तरीके से इसकी रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्रोमाइट ओर क्या होता है। तो क्रोमाइट ओर जो होता है इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है FeCr2O4। तो ये फॉर्मूला होता है क्रोमाइट ओर का, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। अब आप इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हो, बहुत सारी बुक में ऐसा भी दिखेगा आपको FeCr2O3। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो। दोनों सेम ही मॉलिक्यूल हैं, आप चाहे ऐसा लिखो आप चाहे ऐसा लिखो। ये एक बेसिकली क्रोमाइट ओर होता है। अब इस क्रोमाइट ओर का हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, किस तरीके से होता है वो हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो क्रोमाइट ओर होता है इसका हम लोग किसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। और यहाँ हम लोग बोलते हैं कि हम बेसिकली यहाँ पे रोस्टिंग कर रहे होते हैं इसकी इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। और फिर जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट देखते हैं तो एक प्रोडक्ट तो अपने पास में बनता है Fe2O3 प्लस साथ में हमारे पास में क्या बनेगा, हमारे पास में बनेगा Cr2O3। सही है। अब ये जो Cr2O3 यहाँ पे बनेगा, इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई जाती है, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो Na2CO3 के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है। किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, Fe2 सॉरी नॉट Fe2O3, Cr2O3।
हम Cr2O3 की रिएक्शन करवाते हैं, और जब हम यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो यहाँ बनता है सोडियम क्रोमेट। ठीक है, तो यहाँ अपने पास में क्या बनता है Na2Cr O3, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये जो प्रोडक्ट होता है ये बेसिकली येलो कलर का होता है। आप कलर थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है कि जो डी ब्लॉक के स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं इनका कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको कलर याद होना चाहिए कि कौन सा कलर किस में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो यहाँ जो कलर आया वो येलो कलर आया। फिर ये जो आपके पास में Na2Cr O3 है, आप इसकी रिएक्शन करवाते हो Na2CrO3 की रिएक्शन आप करवाते हो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रही है, और फिर जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है Na2, फिर उसके बाद में आ जाएगा Cr2O7, ये प्रोडक्ट बनेगा। फिर इसके साथ में एक और प्रोडक्ट बनता है, वो बनता है Na2SO4। अब जो Na2SO4 होता है ये लेस सोल्यूबल होता है, तो इसको हमेशा ध्यान रखना। एक लाइन लिखी हुई है, वो लाइन ये है कि इसको फिर जो सेपरेट करा जाता है, इसके अंदर आप लोग क्या करते हो कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली इस फॉर्म में बाहर निकाला जाता है, सॉरी Na2SO4.10H2 के फॉर्म में बाहर निकाला जाता है। तो ये इस फॉर्म में बाहर आ जाता है। अब जो हमारे पास में बचता है Na2Cr2O7, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ? इसकी रिएक्शन आप KCl के साथ में करवा सकते हो। जब आप इसकी रिएक्शन KCl के साथ में करवाते हो तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है आपके पास में K2Cr2O7, और ये जो आपका पूरा का पूरा मॉलिक्यूल होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है वो किस में बदल जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट में। बताओ इसका कलर क्या था? देखो येलो कलर होता है। ठीक है, इसका कलर तो क्या होता है? येलो, और इसका कलर होता है ऑरेंज रेड कलर होता है। क्या होता है? ऑरेंज रेड कलर होता है। और इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे आप लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, मैं आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप क्रोमाइट ओर यूज करते हो। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला होता है FeCr2O4। ठीक है, देखो FeCr2O4, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसका क्या किया जाता है? रोस्टिंग किया जाता है, तो आपके पास में एक आयरन का ऑक्साइड बनता है प्लस साथ में क्रोमियम का ऑक्साइड बनता है। फिर जो क्रोमियम का ऑक्साइड होता है इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई जाती है? सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है। और जब सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ बनता है हमारे पास में सोडियम क्रोमेट बनता है, ये येलो कलर का होता है। फिर अगर आप इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में करवाते हो तो जैसे ही कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाओगे तो ये किस में बदल जाएगा? सोडियम डाइक्रोमेट में बदल जाएगा। और फिर जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है इसकी रिएक्शन आप लोग KCl के साथ में कराओ, सिंपली ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो यहाँ आपके पास में क्या बन जाता है? K2Cr2O7 बन जाता है। और ये जो इसका कलर होता है वो कौन सा कलर होता है? ऑरेंज रेड कलर होता है। तो ये है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरीके से इसको प्रिपेयर करा जाता है। अब अगर हम बात करें इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये किन किन मीडियम में ये एक्टिवेट होता है। दूसरा, ये किन किन मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले आप लोग क्या करो, इसको फटाफट से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखो ध्यान से, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर हम डिस्कस करें तो बहुत ही सिंपल से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी, अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बेसिकली ये 3 पॉइंट है। टॉपिक तो मैं क्या ही बोलूँ, हमें पता है कि ये इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? वो ऑरेंज रेड क्रिस्टल फॉर्म में होता है। दूसरा, अगर हम बात करें इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 669। ठीक है, तो 669 केल्विन आप लोग लिख सकते हो। दूसरा, अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी इन कोल्ड वाटर, तो ये मॉडरेटली सॉल्युबल होता है, मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ठीक है, एक तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। ये एक सिंपल से कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी आप NCERT में ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ सकते हो। फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए आपको ये 3 ही चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। अब एक यहाँ पे आता है इंटर कन्वर्जन, जिसको हम लोग हेडिंग डाल के लिख रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इंटर कन्वर्जन।
ठीक है। तो जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट इंटर कन्वर्जन होता है वो किस तरीके से होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो जो हमारे पास में Cr2O7-2 होता है, इसको तो आप लोग बोलते हो डाइक्रोमेट आयन। क्या नाम देते हो इसको? डाइक्रोमेट आयन। ये जो डाइक्रोमेट आयन होता है इसका अगर आप देखो तो ये जो है, अगर आप इसको बेसिक मीडियम में रख देते हो, कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में, यानी कि जो डाइक्रोमेट है अगर आप इसको बेसिक मीडियम में रखते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है CrO3-2 के अंदर। किस में बदल जाता है ये? CrO3-2 में बदल जाता है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या होता है? ये क्रोमेट होता है, क्रोमेट आयन लिख सकते हो आप इसको। तो क्रोमेट और आपके पास में क्या हो जाएगा? डाइक्रोमेट। सॉरी, एक काम करना है, इसको CrO4 लिख लेना। तो देखो Cr2O7-2 कन्वर्ट हो जाता है CrO4-2 के अंदर। अगर आप ध्यान से देखो कि जो आपके पास में CrO4-2 होता है, अगर आप इसको किस में कन्वर्ट करो वापस? डाइक्रोमेट में, तो उसके लिए आपको मीडियम लेना होता है H+। तो आप ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि अगर pH को रिड्यूस कर दिया जाए, यानी कि pH की वैल्यू कम हो जाती है तो मीडियम एसिडिक हो जाता है, तो वहाँ जो होता है, जो आपके पास में क्रोमेट होता है वो डाइक्रोमेट में बदल जाएगा। और अगर pH को इंक्रीज कर दिया जाए तो बताओ क्या होगा? pH को जब आप इंक्रीज करोगे तो डाइक्रोमेट किस में बदल जाएगा? क्रोमेट में बदल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अगर आप इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान से देखो तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा होता है। देखो ध्यान से, यहाँ बताओ कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? +6। यहाँ पर भी कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा? +6। कैसे? देखो, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो गया? -8 हो गया। इक्वल में आप लिखोगे तो इस पर ओवरऑल चार्ज -2 है, तो -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। सो +8 -2 = +6 होता है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो भी कितना आएगा? +6 आएगा। लिख सकते हैं इस तरीके से। यानी कि यहां हम लोग बोल सकते हैं इन दिस इंटर कन्वर्जन, क्या लिख सकते हैं? इन दिस इंटर कन्वर्जन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम रिमेन सेम। तो ये चेंज नहीं होती। तो एक तो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें कि अगर हम इसको H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाएं तो फिर इस पर क्या इफेक्ट आता है, तो यहाँ हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास में दो अलग अलग तरीके से रिएक्शन होती है। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं रिएक्शन विथ, क्या हेडिंग है हमारे पास? रिएक्शन विथ H2SO4। तो अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास में है K2Cr2O7। मैं इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ में करवा रहा हूँ और सिंपली ये रिएक्शन हो रही है ना, कोल्ड मीडियम है पूरा का पूरा। तो यहाँ जो रिएक्शन होगी वहाँ आपको देखने को मिलेगा CrO3 प्रोडक्ट बनता है। क्या प्रोडक्ट बनता है? CrO3 प्रोडक्ट बनता है, प्लस साथ में अगर आप देखोगे तो KHSO3 साथ में प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, जबकि यहाँ पे भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। वहीं अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल मतलब दूसरे तरीके से देखें इसी को, सो K2Cr2O7 जो है इसकी रिएक्शन अगर आप H2SO4 के साथ में करवा रहे हैं, लेकिन आपने क्या कर दिया? इसको हीट कर दिया। जब आप इसको हीट कर देंगे साथ में तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा K2Cr, या आप इसको लिख सकते हो K2SO4 प्लस साथ में आएगा Cr2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे हमने रिएक्शन तो दोनों टाइम से किसके साथ में रिएक्शन करवाई है? हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्शन करवाई है। लेकिन जब आप इसको कोल्ड मीडियम में रिएक्शन करवाते हो तो प्रोडक्ट CrO3 आएगा। जब आप इसको हॉट मीडियम में करवाते हो यानी कि इसको हीट करते हो तो प्रोडक्ट क्या आएगा? Cr2SO4 का होल थ्राइस प्रोडक्ट आता है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। और दूसरा ध्यान रखना कि जो आपके पास में ये K2Cr2O7 होता है तो हम लोग एक नोट लिख लेते हैं, फिर इसको डिस्कस हम आगे करेंगे। नोट हमारे पास में क्या होता है कि K2Cr2O7 is a strong oxidizing agent। कौन से मीडियम में होता है? इन एसिडिक मीडियम। तो एक आप लोग ये बात जो है वो ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से होता है। और एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे इसके अंदर कि जो आपके पास में
K2Cr2O7 होता है, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ सही से, यहाँ हमारे पास में आएगा Cr2O7-2 इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, प्लस साथ में 6 इलेक्ट्रॉन। इसको बैलेंस कर लेना, मैं अगर हो सका कि मैंने वैसे तो बैलेंस करने की कोशिश करी होगी यहाँ पे, बट अगर कुछ चार्ज जो है वो सही से बैलेंस ना हो तो उसको करेक्ट कर लेना आप लोग। मेरे हिसाब से तो ये सही होगा। अगर आप क्रोमियम का जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है या डाइक्रोमेट आयन जो होता है इसका आप एसिडिक मीडियम में रखते हो तो यहाँ ये बदल जाता है Cr+3 के अंदर। इम्पॉर्टेंट यहाँ पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो कलर आता है वो कलर आता है ऑरेंज, रेड कलर आता है जो कि हम लोग लिख चुके हैं। लेकिन यहाँ जब क्रोमियम अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो ग्रीन कलर शो करता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, वाटर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि H+ आपने यूज़ करा है, तो इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी और आपको NCERT में भी देखने को मिलेगी। मेन पॉइंट यह है कि वो जो ऑक्सीडेशन होगा, है ना, कि ये किस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को शो कर रहा होता है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। और दूसरा, क्रोमियम खुद किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो देखो क्रोमियम जो है ये +6 से +3 में जा रहा है, यानी कि खुद तो रिड्यूस हो रहा है। अगर ये खुद रिड्यूस हो रहा है तभी तो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। क्लियर है, तो एक तो चीज ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, जो ग्रीन कलर आपको देखने को मिलता है ये एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि यहाँ पे क्रोमियम जो है वो कन्वर्ट हो चुका है, डाइक्रोमेट आयन कन्वर्ट हो चुका है Cr+3 के अंदर। क्लियर है, तो ये इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब ये किन किन को ऑक्सीडाइज कर सकता है वो हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि अगर आप इसकी रिएक्शन H2O2 के साथ में करवाते हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ तो क्या इफेक्ट आता है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि जो एक इसका टेस्ट करा जाता है जो कि हम लोग Cl- के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जो डाइक्रोमेट और जो क्रोमेट आयंस होते हैं इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। क्लियर है, तो फटाफट से आप लोग इसको कॉपी कर लो, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर को कि किस तरीके से ये जो है अपना ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है और कौन कौन सी रिएक्शन के अंदर ये यूज़ करा जा सकता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में तो आपने इसको देखा ही होगा, इनऑर्गेनिक में हम लोग किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो देखो मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इस मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट कर देगा। आप रिएक्शन जो है वो खुद ब खुद लिखने की कोशिश करना। कैसे लिखी जाएगी, एक अभी मैंने जस्ट लास्ट हमने एक रिएक्शन देखी थी कि अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में डालोगे तो जो Cr2O7-2 होता है, आप उसको अगर एसिडिक मीडियम में डालते हो H+ आपके पास में होगा तो Cr2O7 जो होता है, Cr2O7-2 जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है Cr+3 में। आपको क्या करना है, उसी रिएक्शन का फॉर्मेट यूज़ करना है और जिसको कन्वर्ट करना है वो उसमें ऐड कर देना है इन रिएक्टेंट साइड। ठीक है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो हमारे पास में है Cr2O7-2। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, एसिडिक मीडियम में, प्लस इसको बैलेंस करने के लिए आप 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ करोगे और यहाँ पे जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो ये बन जाएगा Cr+3 में, प्लस साथ में यहाँ इसको 2 कर देना, प्लस साथ में क्या बन जाएगा आपके पास 7H2 बन जाएगा। ठीक है, अगर ये रिएक्शन कम्प्लीटली बैलेंस नहीं है तो इसको एक बार के लिए बैलेंस कर लेना, मेरे हिसाब से बैलेंस है पूरा का पूरा। चलो अब अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो I होता है यानी कि I- को ये किस में ऑक्सीडाइज करता है, I2 में। जैसे फॉर एग्जांपल HI है, सॉरी नॉट HF, HI है या पोटेशियम आयोडाइड है, ये इसको किस में बदल देगा, I2 में बदल देगा। ऐसे याद रखो, आपको रिएक्शंस रटनी नहीं पड़ेगी, ऑप्शंस तो मिलेंगे आपको, आप चेक करके बता सकते हो कि किसके अंदर ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो हो रहा है। सही है, ये I- को किस में बदल देता है, I2 में बदल देता है। दूसरा आप लोग ध्यान रखेंगे जो आपके पास में H2SO है इसको ये S में बदल देता है। तीसरा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो आपके पास में SO3 है इसको ये बदल देगा SO4-2 के अंदर। इसी तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास में सपोज करो कि SO3-2 है, सॉरी इसको SO2 कर लो, SO3-2 है तो ये इस कन्वर्ट हो जाएगा SO4-2 के अंदर। सिमिलर अगर आपके पास में Fe+3 है या Fe+2 है तो ये Fe+3 में बदल देगा, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलर अगर आपके पास में 6 नंबर पे आप ले सकते हो कि अगर आपके पास में Sn+2 है तो ये Sn+4 में बदल देगा इसको। और भी आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले सकते हो जो NO3- है ये इसको बदल देगा NO3-2 के अंदर। इसी तरीके से आपके पास में एक और रिएक्शन ले सकते हो 8th नंबर, जिसके अंदर आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हो इसके अंदर जो आपके पास में ASO3-3 जो है
इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग ASO4 -4 के अंदर, ठीक है, इसमें बदल सकते हो आप लोग। और आप लोग देख सकते हो 9 नंबर पर जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में जो अल्कोहल होता है CH3OH, इसको ये बदल सकता है CH3CHO के अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। सिमिलर अगर आप 10 नंबर पर देखो तो आपको यहाँ मिल सकता है कि जो CH3CHO एल्डिहाइड होता है ये इसको बदल देता है CH3COOH के अंदर। ये तो आपने ऑर्गेनिक में रिएक्शन देखी ही होगी कि अल्कोहल को ये एल्डिहाइड में बदल सकता है, एल्डिहाइड को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल सकता है, सही है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का यहाँ इफेक्ट आएगा। तो ये कुछ 10 आपके पास में रिएक्शंस होती है, ये आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ज़्यादा डिफिकल्ट रिएक्शंस नहीं होती है, आप आराम से इनको स्टडी कर सकते हो। बाकी अगर और रिएक्शन देखनी है, मैक्सिमम रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख दी है। अगर 1-2 रिएक्शन रह जाती है तो एक बार के लिए आप लोग कंफर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, NCERT से इसको चेक कर सकते हो। क्लियर है? तो ये एक सिंपल सा तरीका है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। अब अगर हम बात करें इसी के अंदर हम लोग देखने वाले हैं आगे, हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी या रिएक्शन लिख लो आप लोग, एक काम करो, रिएक्शन विथ H2O2। रिएक्शन विथ H2O2 जो होता है ये क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब यहाँ जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है आप इसके स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, अभी मैंने नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाई है, बाकी आपको पता है कि इसकी स्ट्रक्चर बुक शेप होती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका बता देता हूँ, ठीक है। बुक शेप की इसकी स्ट्रक्चर होती है, डिटेल आप लोग पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग में। तो अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, किसकी रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है इसकी रिएक्शन अगर हम H2O2 के साथ में करवाते हैं कि इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो देखो बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है। जब आप रिएक्शन करवाते हो K2Cr2O7 की रिएक्शन करवाते हो, किसके साथ आप करवाते हो, H2O2 के साथ। तो आपको यहाँ पे एसिडिक मीडियम कंसिडर करना होता है, तो H2SO4 हमने एज एसिडिक मीडियम कंसिडर करा है। तो जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CrO5, ठीक है। इसको आप लोग बोलते हो क्रोमियम डाइपरऑक्साइड, ठीक है। प्लस साथ में जब आप इसकी रिएक्शन देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ बनता है K2SO4, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसकी रिएक्शन बना सकते हो। प्लस साथ में वाटर और निकलेगा, वो हमें कोई मतलब नहीं है। मेन हमारे पास में CrO5 होना चाहिए। तो CrO5 है, इसको आप लोग बोलते हो क्रोमियम डाइपरऑक्साइड आप लोग बोल सकते हो। या फिर इसका जो कलर होता है वो भी आप लोग याद रखना, इसका कलर ब्लू होता है, ठीक है। तो जैसे ये रिएक्शन होती है तो सॉल्यूशन डीप ब्लू कलर शो करना स्टार्ट करता है, और ये जो डीप ब्लू कलर शो होता है ये आइडेंटिफिकेशन होता है कि सॉल्यूशन में क्या बन चुका है, CrO5 बन चुका है। अब अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर ऑफ CrO5 और एक और चीज ध्यान रखना, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। CrO5 की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, Cr, और यहाँ आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर होती है किसकी, CrO5 की स्ट्रक्चर होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्या नाम होता है इसका, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है, ठीक है। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसको आप लोग बोलते हो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमारे पास में पूरा का पूरा रिएक्शन होता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताने वाला था, क्या था कि यहाँ पे ये जो ब्लू कलर होता है ये धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है, या आप बोल सकते हो कि ब्लू कलर जो होता है फेड होना स्टार्ट होता है, ठीक है। ये ब्लू कलर फेड होना स्टार्ट होता है, इसका कारण होता है कि जो CrO5 होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, Cr+3 में। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो वैसे तो +10 होना चाहिए, है ना, बट ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लिखते हैं कि यहाँ पे CrO5 जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है Cr+3 में, और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर फेड हो जाता है, ठीक है। तो जब ब्लू कलर फेड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा पता चलेगा कि जो CrO5 होता है वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहा है इन Cr+3। क्लियर है? एक छोटा सा आप लोग करेक्शन कर लेना, यहाँ पे यहाँ वाली जो रिएक्शन है ASO3-3, यहाँ पे भी -3 होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर फिर चेंज नहीं हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, वो उतना सो ही नहीं करेगा। एक ये लिख सकते हो, और भी आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल की जो HX होता है
जो हैलोजन एसिड्स होते हैं उसको भी ये क्या कर सकता है, ये हैलोजन में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये कुछ रिएक्शन है, आप लोग आराम से एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रिएक्शन विद H2O2 कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग एक और रिएक्शन देखते हैं, इसका जो टेस्ट यूज़ किया जाता है फॉर डिटेक्शन Cl- क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज़ करा जाता है, सॉरी नॉट क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज़ करा जाता है, वो हम लोग देखते हैं किस तरीके से होता है। तो उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर हम आगे इसका जो लास्ट सेगमेंट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। तो देखो एक अगला जो टॉपिक है हमारे पास में है वो है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, अब क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जो होता है ये किसके लिए यूज़ करा जाता है, ये यूज़ करा जाता है Cl- आयन के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करा जाता है इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो हम लोग पहले ये पॉइंट लिख लेते हैं, दिस मेथड इज यूज, दिस टेस्ट इज यूज्ड to identify Cl- ion in qualitative analysis। ठीक है, एक पॉइंट तो आपको ध्यान में रखना है। अब ये होता किस तरीके से, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास में K2Cr2O7 होता है, इसकी रिएक्शन हम लोग HCl के साथ में करवाते हैं, इसकी रिएक्शन हम लोग H2SO4 के साथ में करवाते हैं, और जो यहाँ प्रोडक्ट बनता है वो बनता है Cr, इसको ऐसे लिखना CrO2Cl2। ठीक है, CrO2Cl2 बनता है, इसी को आप लोग क्या बोलते हो, क्रोमिल क्लोराइड बोलते हो। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डिटेक्शन कर सकते हो। प्लस साथ में अगर आप देखोगे तो KHSO4 बनेगा, प्लस साथ में सम अमाउंट ऑफ वाटर बन जाता है। तो ये एक फाइनल रिएक्शन होती है, आपको ध्यान रखना है, ये इस तरीके से होता है। अब इसकी 2-3 रिएक्शन और होती है, जिसमें हम सबसे पहले K2Cr2O7 की रिएक्शन H2SO4 के साथ में करवाते हैं, फिर जो अपने पास में K2Cr2O7 होता है HCl के साथ में रिएक्शन करता है, और ये कुछ 2-3 एक प्रोसेस होते हैं। लेकिन आपको इतना ही ध्यान रखना है, इतने में आपका काम हो जाए। अब मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो एक्सेप्शन है जिसको हम लोग नोट में लिखते हैं, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना कि जो क्लोराइड्स होते हैं, क्लोराइड्स ऑफ गोल्ड, लेड और आपके पास में जो मरकरी है और आपके पास में जो टिन है Sn, ठीक है, इनके जो क्लोराइड्स होते हैं डू नॉट गिव दिस टेस्ट। ठीक है, तो ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो अगर आप इनके क्लोराइड को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप इनके क्लोराइड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वहीं अगर हम दूसरा अब टॉपिक इसमें अगर हम देखें तो आप दूसरा टॉपिक ये देख सकते हो कि अपने पास में इनकी जो स्ट्रक्चर होती है। तो अगला टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। अब ये किस तरीके से होता है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो पहले हम लोग बात करते हैं क्रोमेट आयन के बारे में। तो जो क्रोमेट आयन होता है आप सभी को पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CrO4-2। इसका जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। ठीक है, एक तो बात ये ध्यान रखेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, OP- चार्ज, OP- चार्ज। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। और आपको पता है कि इसके जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है, वो टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपके पास sp3। तो टेट्राहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होती है। एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला अगर हम देखें तो हमारे पास में डाइक्रोमेट है, और डाइक्रोमेट की जो स्ट्रक्चर होती है डाइक्रोमेट आयन की, तो डाइक्रोमेट आयन होता है हमारे पास में Cr2O7-2। और जो Cr2O7-2 होता है इसकी स्ट्रक्चर होती है क्रोमियम, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा, और ये कुछ इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हो, Cr डबल बॉन्ड, और यहाँ आपके पास में OP- चार्ज आएगा, यहाँ पे भी आपके पास में OP- चार्ज आएगा, और ये स्ट्रक्चर बन जाती है कौन सी, ये बन जाती है डाइक्रोमेट आयन की। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, अभी हमने देखा था ऑरेंज और रेड, मतलब ऑरेंज रेड कलर होता है। आप एक ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 126 डिग्री का होता है, और ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होती है और ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होती है दोनों अलग अलग होती है। आप एनसीईआरटी में डाटा देख सकते हो,
179 के आसपास ये वाली बॉन्ड लेंथ होती है, एग्जैक्ट अभी मेरे को याद नहीं, बट हाँ आप लोग चेक कर सकते हो, एनसीईआरटी में आपको डाटा गिवन है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो क्रोमेट के अंदर जो सारी की सारी बॉन्ड लेंथ होती है वो सारी की सारी आइडेंटिकल होती है, लेकिन इसके अंदर सारी की सारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल नहीं होती है। ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड दोनों अलग अलग होते हैं। मैं यहाँ आर लिखना भूल गया तो आप लिख लेना, सही है। तो इसके अंदर देखो आपको CrOCr है ना, CrOCr क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम का बॉन्ड देखने को मिलेगा, जिसकी बॉन्ड लेंथ जो क्रोमियम ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है वो अलग अलग होती है। दोनों में से बड़ी कौन सी होती है अगर हम बॉन्ड लेंथ को डिस्कस करें? ठीक है, मान लो कि मैंने इसको x कंसीडर कर लिया और अगर हमारे पास में CrO है, मैंने इसको y कंसीडर कर लिया, तो ध्यान रखना x इज ग्रेटर देन y, यानी x जो होता है वो y से बड़ा होता है। तो आप एनसीईआरटी में इसका डाटा देख लेना, बस आपको ये ध्यान रखना 126 डिग्री का होता है। और मैक्सिमम केसेस में आपको डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस इतना सेंटेंस पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो सारी की सारी बॉन्ड लेंथ होती है दे आर आइडेंटिकल, जबकि इसके अंदर बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस आता है। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन था पोटेशियम डाइक्रोमेट का, और हमने पूरी की पूरी चीज़ें जो है इसमें कवर करी है, जितनी भी चीज़ें हो सकती है। क्लियर है? आई होप आपको पूरा का पूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई इससे रिलेटेड डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो, वहाँ से भी आप अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हो। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग बात करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।